तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 328 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उन सिल्वर फ्रैगमेंट्स को ढूंढने के लिए वो लोग स्टारफील्ड में आ चुका होता है और अब फिर लू फेंग लाइट की स्पीड के जितने की एक्सलरेट करके वहां पे आ चुका होता है। अब यहाँ पे एक्चुअल यूनिवर्स में लाइट की स्पीड एक लिमिट है और इसके बाद वो कोई भी बंदा जो कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट मूव करेगा वो डार्क यूनिवर्स में चला जाएगा। और यहाँ पे अनडाइंग बॉडी इतनी कैपेबल होती है कि वो यहाँ पे डार्क यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकती है। सेक्टर लॉर्ड ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब देखा जाए नॉर्मल सेक्टर लॉर्ड पार्टिकल की तो उनकी स्पीड भी 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। और जब वो एक्सलरेट करते हैं उनकी फास्ट होते जाती हैं, उनकी बर्डन भी इंक्रीज हो जाती है और जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी चीज़ें होती है उनकी बॉडी को क्रॉस करने लगती है। लेकिन देखा जाए लू फेंग का केस अलग है। अगर लू फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ह्यूज बॉडी को यूज करके यूनिवर्स ट्रेवल करने की कोशिश करेगा तो ये बहुत ज़्यादा रेयर है। अब लू फेंग ने नेमलेस मैनुअल को भी ट्रेन किया था। वो किसी भी नॉर्मल सेक्टर पार्टिकल से 3 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इसको नहीं कर पाएगा लू फेंग के पास। और सोल्जर आर्मर से वो अपने 1000 टाइम्स सेक्टर पार्टिकल स्ट्रेंथ जितनी अनलीज कर सकता है। और एक्सेलरेशन के मुताबिक लू फेंग अभी 2,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड कर सकता है। यहाँ तक कि इस स्पीड तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब फिर लू फेंग कहता है कि मेरी लक इतनी भी बुरी नहीं है। इसी ट्रिप से मैंने 2 सिल्वर फ्रैगमेंट्स को इकट्ठा कर लिया है और लास्ट टाइम मुझे 2 साल लगे थे। मुझे 232 ब्लैक फ्रैगमेंट, 12 सिल्वर फ्रैगमेंट्स को और एक शार्ट्स को ढूंढने में, जिसको मैं 2 सोल्जर आर्मर्स में असेंबल कर सकता हूँ। फिर देखा जाए सोल्जर आर्मर जो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, उसकी डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ भी इनक्रेडिबल है। वो स्पीड, एनर्जी, अटैक को भी वेट स्टैंड कर सकता है। लेकिन इसकी एबिलिटी तो उसके पास 1000 सेक्टर पार्टिकल जितनी स्ट्रेंथ देती है, जो कि इतनी भी बुरी नहीं है। और जब लू फेंग प्राइमर के उस सिटी में 1200 साल तक खुद को ट्रेन किया तो उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है, जो कि एक 1 सोल्जर आर्मर उतनी नहीं कर पाती है। और देखा जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ की बीस्ट में वहाँ पे 30 टाइम्स हो जाता है नॉर्मल फॉर्म से। और लू फेंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था। लू फेंग अपने सारे जितने भी इनकाउंटर्स हुए थे, जिनमें से ब्लड रिवर एनर्जी जो कि 11 टाइम्स तक ट्रिगर हो जाती है, डिक्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो कि 7 टाइम्स तक ट्रिगर हो जाती है, नेचुरल एबिलिटी स्ट्रेंथ जो कि 2 टाइम्स तक, और उसकी अपनी एबिलिटी जो कि 15 टाइम्स तक बढ़ जाती है। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो लू फेंग के पास अभी स्ट्रेंथ 4950 टाइम्स एक सेक्टर और स्ट्रेंथ जितनी होती है, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। और ये मेनली नेमलेस मैनुअल ब्लड रिवर एनर्जी की वजह से हुआ था। अगर ये सब नहीं होता तो लू फेंग के पास अभी 150 टाइम्स सेक्टर लॉर्ड जितनी पावर होती है, जो कि एक नॉर्मल गोल्डन हॉर्न 20 सेक्टर पार्टिकल जितनी पावर होती है। अब लू फेंग वुलोंग स्टारफील्ड में होता है, वहाँ पे माउंटेन से वहाँ ट्रेजर हंटिंग कर रहा होता है। और वो अभी ट्रेजर हंटिंग रैट जैसा होता है, जिसकी एक ट्रेजर्स की तलाश होती है। अब लू फेंग यहाँ पे सिल्वर फ्रैगमेंट्स को ढूंढ रहा होता है। उसकी लक इतनी भी बुरी नहीं होती है, लेकिन देखा जाए जैसे जैसे टाइम बीतता है उसकी लक और भी ज़्यादा गिरती जाती है। उसने रास्ते में कई सारे सोल्जर आर्मर को कलेक्ट भी किया है और यहाँ पे उसका मेन टारगेट तो यहाँ पे सिल्वर फ्रैगमेंट्स नहीं था, उससे भी स्ट्रॉन्ग था। लू फेंग यहाँ हार नहीं मानता और एक्चुअली लू फेंग अपने ट्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस को ट्रेजर के दौरान अपने गोल्डन और बेस्ट और मोसा क्लासमैन को भी ट्रेन किया करता है। अब हमें सीन चेंज के वर्चुअल ब्लैक ड्रैगन माउंटेन 9 स्टार बैग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लुओ पिंग और लुओ हाई दरवाजे के बाहर होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है डैड, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जीजिन को, जो कहते हैं लुओ पिंग लुओ हाई, यहाँ पे डैड अभी अभी आए हैं, तुम्हें उन्हें आराम करने देना चाहिए। तो लुओ हाई हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे डैड 21 साल में अभी तक नहीं आए हैं। अभी दोनों बंदे यहाँ पे 4000 साल से एक साथ हो रहे थे। इतने साल जी लेने के बाद भी ऐसा नहीं लगा था कि वो लोग बूढ़े हुए हैं, एकदम जवान लग रहे थे। लू पिंग तो वो और भी ज़्यादा पॉश था। यहाँ पे पूरे के पूरे फैमिली को मैनेज करता है, उसकी अथॉरिटी भी इस फैमिली में मेन मानी जाती है लू फेंग के बाद और जियोजिन के बाद, और इसने पूरे फैमिली को संभाला हुआ था। बात करें लू हाई की तो वो उसके पूरे के पूरे अपोजिट है।
जो कि लू फेंग की तरह फाइटिंग स्पिरिट रखता है। अब दोनों सन्स के कैरेक्टर अलग अलग थे। अब लू हाई अपने डैड से पूछता है, डैड आप यहाँ वुलोंग स्टार फील्ड में 21 सालों से हैं? तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है हाँ। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि लू फेंग उस वुलोंग स्टार फील्ड में 21 साल से उन ट्रेस को सर्च कर रहा है। लू फेंग ने अभी फुल आर्मर सिल्वर इतनी आसानी से कलेक्ट नहीं कर पाया था, वो अभी सफल नहीं हो पाया है। लेकिन लू फेंग का प्लान था कि वो अभी 2 और को कलेक्ट करेगा और यहाँ पे उसने कई सारे टाइम को वुलोंग स्टार फील्ड में स्पेंड कर लिया है और वो बिना किसी प्रिपरेशन के तो बाहर के आउटर रीजन वर्ल्ड में नहीं जाने वाला है। अब यहाँ पे लू हाई कहता है कि वुलोंग स्टार फील्ड में जब आपका हो जाएगा तो क्या आप आउटर रीजन वर्ल्ड में जाने वाले हैं? डैड क्या मैं आपके साथ भी आ सकता हूँ? मेरे पास भी सेक्टर और लेवल प्लांट लाइफ फॉर्म है, मैं बहुत ही सेफ रहूंगा। तो लू फेंग कहते तुम अभी भी बहुत ही कमजोर हो, तुम्हारे पास अभी भले ही प्लांट लाइफ फॉर्म है लेकिन तुम्हारी बॉडी डोमेन लॉर्ड लेवल 9 की है। और हमें यहाँ पता चल जाता है कि इसका बेटा डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का हो चुका है। और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे तुम उस आउटर रीजन वर्ल्ड में कैनन फॉलोअर हो सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट अटैक तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता है, वहाँ पे तुमने बहुत ही केयरफुल रहना होगा। यहाँ पे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे मुझे अपनी ट्रेनिंग पे भी फोकस करना है और तुम्हें अभी आउटर रीजन के बारे में सोचना भी नहीं है। जब तक तुम्हारे पास सेक्टर और पाइनेकल की स्ट्रेंथ न हो जाए, यहाँ पर उसी रेस्टोरेंट में रहने के कारण तुम्हारी स्ट्रेंथ अनडाइंग जितनी न हो जाए तब तक हम बात नहीं करेंगे। अब लू हाई भी कहता है कि यहाँ पे ठीक है। अब देखा जाए तो वो भी जानता है और वो अपने फादर से बहुत ही डरता है। अब लू फेंग ऑर्डर करता है, कहता है शांत हो जा, तुम्हारे यहाँ पे रिसोर्सेज है जो मैंने छोड़े हुए हैं उसको यूज करो। तो लू हाई कहता है मैं समझ गया। अब लू हाई अभी यहाँ पे गानू नॉस कंट्री के बिगेस्ट फैमिली में से आती है। यहाँ पे उसकी बैकिंग सपोर्ट थी जो कि लू फेंग की वजह से थी और जब लू फेंग की वजह से वहाँ पे कई सारे नाइट्स आए थे अर्थ पे, लू फेंग ने वर्चुअलमस कंपनी से डील भी किया होता है, जिसके बाद लू फेंग ने अबाउट 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स वर्ल्ड लू के होली वाटर को अपने फैमिली को दे दिया था ताकि वो भी अपने प्लांट लाइफ फॉर्म को नेचर कर सके। और इसी कारण तो उसका बेटा भी अपने प्लांट लाइफ फॉर्म को सेक्टर और लेवल 9 तक नेचर कर पाया था। और 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स लू के होली वाटर इतना इनफ है कि वो आराम से 100 सेक्टर और लेवल 9 प्लांट लाइफ फॉर्म को नेचर कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन देखा जाए तो लू फेंग के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में थी क्योंकि लू फेंग के पास तो पूरी की पूरी नदी है। लू फेंग जानता है कि यहाँ पे अभी लू फेंग के फैमिली के पास ज्यादा ट्रेल नहीं रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे उन पे अटैक भी हो सकता है, लेकिन अभी मेन लोकेशन अर्थ है तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है। अब तभी लू फेंग स्माइल भरता है तो लू हाई कहते कि क्या हुआ डैड, और लू फेंग भी पूछता है कि क्या हुआ डैड। तो लू फेंग स्माइल करता और कहता है बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है। हमें सीन चेंज का वुलोंग स्टार फील्ड रॉयल्स माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग 21 साल से रह रहा था और वो कहता है कि मैंने यहाँ पे 1985 ब्लैक फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट किया है, जहाँ पे मैं फाइनली 113 सिल्वर फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट कर लिया हूँ। और जिसके बाद वो फोर्स करता है अपने सोल्जर आर्मर पेयर को अपनी बॉडी से निकालने के बाद, और वहाँ पे वो देखता है कि उसकी बॉडी में चेंज होने लगती है, वो फ्यूजन होता है। लू फेंग ने तो पहले भी इसको एक्सपीरियंस कर लिया है और वो जानता है कि इसका क्या मतलब है। अब सिल्वर आर्मर ये बहुत ही अलग है उस ब्लैक फ्रैगमेंट से। अब सिल्वर आर्मर ब्लैक फ्रैगमेंट से स्ट्रॉन्ग था में दिखाया जाता है कि वहाँ पे चेंज होने लगता है और ये चेंज बहुत ही फास्ट होता है। लू फेंग अपने बॉडी को महसूस कर पा रहा था और तभी हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग की चेस्ट पे एक मिस्टीरियस वर्ड अपीयर होता है जो कि डार्क सिल्वर वर्ड होता है और ये फ्लेम को रेस के वर्ड होते हैं, उस पे लिखा होता है जनरल, जो कि उस सोल्जर से हाई पोजीशन में था। लू फेंग अपने चेस्ट की तरफ देखता और कहता है जनरल अब ये क्या है। अब लू फेंग को पता था कि सिल्वर फ्रैगमेंट्स की ब्लैक फ्रैगमेंट्स से ज्यादा पावरफुल होने वाली है। अब फिर लू फेंग यहाँ पे 100 वर्ड लिंक को अचीव किया था, जिसके बाद लू फेंग आसानी से 100 साल तक यहाँ हंट कर सकता है। लू फेंग स्माइल करता और कहता है कि यहाँ पे फ्री होके सर्च करना ये तो बहुत ही आसान है। अब लू फेंग अपने फ्लेम गॉड रेस वर्ड्स की तरफ देखता है और लू फेंग के माइंड में एक थॉट अपीयर होता है और क्या था ब्लैक आर्मर, उस पर पहले सोल्जर लिखा हुआ था और इस टाइम जनरल लिखा हुआ है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो इम्प्रिंट उसके स्किन में अंदर चला जाता है, वो गायब हो जाता है। लू फेंग सोचता है कि चलो इस स्ट्रेंथ को फील करते हुए दिखाया जाता है कि वहाँ पे काउंटलेस सिल्वर ट्रेड्स पूरे की पूरे कोर इम्प्रिंट में जाने लगते हैं। लू फेंग की मसल्स उसके पूरी बॉडी वहाँ पे सिल्वर आर्मर बूट से झक जाती है। वहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को आयरन मैन के जैसे ही एक सिल्वर मास्क हेलमेट अपीयर हो जाता है। लू फेंग एक लंबी सांस लेता है। लू फेंग अपने मसल पूरे बॉडी में पेन महसूस कर पा रहा था, ऐसा लग रहा था
कि पूरी बॉडी टूट रही है। अब इस आर्मर की फोर्स जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो सोल्जर आर्मर से बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उसके लिमिट को पुश कर रहा होता है और लू फेंग को ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है लू फेंग कि मैं अभी सिर्फ 1200 टाइम्स सेक्टर के स्ट्रेंथ को कर पा रहा हूँ। लेकिन जब लू फेंग सोल्जर आर्मर को देखता है तो क्या होता है कि मैं यहाँ पे आराम से 1000 टाइम्स सेक्टर पार्टिकल को यूज़ कर पा रहा हूँ और लू फेंग इन सब को चेक करने लगता है और यहाँ पे वो कहता है, यहाँ पे वो सारी इन सोल्जर आर्मर के और जनरल इन सब के बारे में समझने लगता है और फिर लू फेंग सोचता है और कहता है लगता है मेरी बॉडी अभी भी वीक है, ये सोल्जर आर्मर मुझे उतनी फिट नहीं बैठ रही है, मेरी ये जनरल आर्मर इसके लिए बहुत ही हार्श कंडीशन लगने वाला है। और लू फेंग इन सारी बातों से डिड्यूस निकालता है कि जो सोल्जर आर्मर है वो बेसिक आर्मर है जिसे कि सेक्टोलर पार्टिकल ही यूज कर सकते हैं और बात रही जनरल आर्मर की जो कि सिल्वर फ्रैगमेंट से मिलाकर बने हुए थे वो अनडाइंग बेइंग के लिए, जो कि अनडाइंग बेइंग ही उसके फुल स्ट्रेंथ को अनलीज कर सकता है और नेचुरली है कि इनके रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड से। अब लू फेंग सोचता है और कहता है जनरल पेयर, जिसके बाद वो अपने आर्मर से पेयर को निकालता हमें दिखाया जाता है कि उस पर जनरल इम्प्रिंट होता है और कहता है कि चलो मैं अपने गोल्डन वन बेस पे ट्राई करता हूँ क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर मेरे अर्थ की बॉडी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बारे में दिखाया जाता है कि वो उस जनरल पेयर को अपने डार्क वर्ल्ड रिंग में भेज देता है जहाँ पे मूसा क्लैंसमैन की बॉडी अपने मेन कोर को वहाँ छिपाई हुई होती है और लू फेंग ने इस डार्क वर्ल्ड रिंग को लिया होता है प्राइमर के उस सिटी में ताकि अपनी सेफ्टी को अंदाजा लगाया जा सके। उसने इस पे 1,80,000 पॉइंट्स को किया था और जैसा कि हमें पता है कि लू फेंग का कोर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने कोर को अपने वर्ल्ड रिंग के अंदर रखा हुआ था क्योंकि अगर उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई। और अब फिर में सीन चेंज कर इंटरनल वर्ल्ड वास्ट ग्रासलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माउंटेन लाइक गोल्डन और बेस खड़ा होता है और एक्साइटमेंट में हाउल करता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्लैक सोलर पी जो कि इमीडिएटली ग्लास में गिर जाता है और दिखाया जाता है वो जनरल पे वो लू फेंग के गोल्डन और बेस्ट की ओर जाता है और दिखाया जाता है कि वो भी उसके चेस्ट में लग जाता है और जनरल आर्मर वो ट्रिगर होने लगता है और बेस्ट जोर से हाउल करता हमें दिखाया जाता है कि वो इम्पेयर उसके चेस्ट पे भी ट्रिगर होने लगता है। उसमें भी वही प्रोसेस होता है जो कि लू फेंग के अंदर होता है और दिखाया जाता है कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पहले तो 1000 टाइम्स सेक्टर पार्टिकल स्ट्रेंथ 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे ही करके बढ़ने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन और बेस्ट की बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, उसकी मसल्स भी फटने लगती है और दिखाया जाता है गोल्डन और बेस्ट जोर से हाउल करता है। और यहाँ पे किसी को पता होना चाहिए कि नॉर्मल ह्यूमन से जो कि पार्टिकल सेक्टर स्ट्रेंथ रखता है नॉर्मल गोल्डन और बेस्ट 30 टाइम ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब वो जोर से हाउल करता है, अपने डेटीज ऑफ वर्ल्ड को भी अनलीज कर देता है। इमीडिएटली उसके ऊपर स्केल्स मसल इंटरनल ऑर्गन सारे श्रिंक हो जाते हैं और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और बात रही वो श्रिंक हुआ तो बेस्ट भी अपने जनरल आर्मर को ट्रिगर करना शुरू कर देता है और उसकी पावर बढ़ जाती है। उस आर्मर को वेट स्टैंड करने के लिए हमें दिखाया जाता है कि उस आर्मर की फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 और हमें दिखाया जाता है कि अभी भी वो बढ़ रही होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि 300 किलोमीटर लंबा हो चुका था तो श्रैंक होने के बाद था। अपडेटेड जो वर्ल्ड से उसकी एम्पलीफिकेशन 3.3 टाइम्स हो चुकी थी जो कि अगर देखा जाए तो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन सेक्टर और से 100 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी थी और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वो अपने बॉडी को और भी श्रिंक करता है और अपने बॉडी को श्रिंक करता अपने लिमिट पे ले आता है जो कि डेटीज ऑफ वर्ल्ड होता है। लू फेंग अपने एम्पलीफिकेशन 7.5 को लाता है और वो ट्रिगर करता है और अभी के मरतबा लू फेंग के पास 10,000 टाइम्स सेक्टर पार्टिकल का स्ट्रेंथ होता है जो कि एक ऑफिशियल लेवल पार्टिकल एम्पर के जितना होता है, ऑलमोस्ट एम्पर लेवल की लोअर लेवल की जितना होता है। लू फेंग की गोल्डन और बेस की बॉडी 100 किलोमीटर जितनी हो जाती है जहाँ पे लू फेंग को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। अब देखा जाए तो लू फेंग अपने स्काई ट्विन क्लॉ और सीयू विंग्स जो उसको कंबाइन कर लिया होता है। लू फेंग कहता है मैं सेटिस्फाइड हूँ और लू फेंग कहता है कि मुझे यहाँ पे गोल है कि अगर यहाँ पे ट्रूएंट के जैसे यहाँ पे कोई आ गया तो इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए लू फेंग को अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना है। लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है। यहाँ पे लू फेंग एक जनरल आर्मर को कलेक्ट करता है और लू फेंग इसको ज़्यादा नहीं चाहता था और लू फेंग इसको ढूंढना कंटिन्यू करता है। अब साल पे साल बीतते हैं, उसकी अर्थ बॉडी वुलोंग स्टारफील्ड में रह रही होती है उस सिल्वर आर्मर फ्रैगमेंट्स को ढूंढने के लिए और गोल्डन और बेस मूसा क्लैंसमैन अपने ट्रेनिंग को तो कंटिन्यू कर रहे होते और एक ही झटके में
यहाँ पे 60 साल बीत जाते हैं और फिर से 3 महीने और 6 डिकेट्स वहाँ पे हो चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो इस्तेमाल करता है, कहता फाइनली मैंने यहाँ पे सेकंड जनरल आर्मर को कंप्लीट कर लिया, जो कि असल में लू फेंग के ह्यूमन बॉडी के लिए होता है। और वो कहता है ये तो सच में हार्ड हो रहा था इस सिल्वर फ्रैगमेंट्स को ढूंढने के लिए, मेरी एफिशिएंसी तो सच में घट रही थी, मुझे 21 साल लगे फर्स्ट को कंप्लीट करने में, वहीं पे सेकंड को कंप्लीट करने में 39 ईयर लगे थे, जो कि 2 टाइम्स ज़्यादा होती है। अब लू फेंग हंसते हुए क्या था कि मैंने 2 जनरल आर्मर सेट को कंप्लीट कर लिया। सोल्जर आर्मर की बात करें तो यहाँ पे मैंने टोटल 58 को कंप्लीट कर लिया। और क्या था मिस्टीरियस साल उसको मुझे 9 ढूंढा हुआ है। रिपीट ये कि मैं उसके बारे में अभी भी नहीं जान पाया हूँ, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि ये मुझे बुला रही है, लेकिन मैं इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने ब्लड को भी यूज़ कर दिया, सोल इम्प्रिंट को भी यूज़ कर दिया, फिर भी नहीं कर पाया हूँ। अब लू फेंग हामी भरता है। देखा जाए तो 9 स्टार्स वो लू फेंग को बुला रही थी, लेकिन लू फेंग उसके यूजेस को नहीं जान पाया था। हो सकता है कि लू फेंग जब पावरफुल होगा, बहुत पावरफुल, तब वो इसके यूजेस को जान पाएगा। अब लू फेंग के पास 2 जनरल आर्मर 50 है सोल्जर आर्मर, और यहाँ पे लू फेंग के पास बहुत ही पावरफुल आ चुकी होती है। लू फेंग क्या था फाइनली 60 ईयर के बाद मेरे पास 2 जनरल आर्मर हो चुकी है। मेरे पास कई और ट्रम्प कार्ड से, जैसे कि बग आर्मी, उसके पास किंग की आर्मी होती है। सिंचन्स का इंटरनल वर्ल्ड बग आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कंप्लीटली डायग्रेट टाइगर आर्मर 26 मीटर टॉल वहां पे खड़ा होता है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, जो कि असल में किंग होता है। और यहाँ पे किंग की प्रोडक्शन के एक की कॉस्ट होती है 2500 मिक्स्ड एलिमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। एक नॉर्मल अंडा को तो ये बैंकक्रप्ट बना सकता है इतने को एक प्रोड्यूस करने में। अब देखा जाए तो लू फेंग ने इजीली 1 मिलियन किंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहा होता है। लू फेंग कहता है कि वो उन 5 जनरल्स ने तो मुझे बहुत ही अच्छा काम करके दिया है। और 60 साल में बताया जाता कि अलीना ने टोटल 1.5 मिलियन टाइगर आर्मर किंग्स को, जिसमें 2 लाख हंटिंग मैंटिंग स्किन, 2 लाख शैडो स्पीयर किंग्स होते हैं, और बाकी कई सारे कॉर्प्सेस होते हैं जो कि प्रोडक्शन हो रहे होते हैं। लू फेंग एक्साइटेड होता है, क्या था बग किंग आर्मी, ये सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। अगर ये सभी स्ट्रॉन्ग करेंगे, अटैक करेंगे, तो यहाँ पे एम्पर लेवल अनडाइंग बिंग भी इससे नहीं बचने वाला है। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मेरा कंप्लीट मिशन हो चुका है, मेरे पास 2 मिशन थे जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, और ये टाइम आ चुका है मुझे वहाँ पे बाहर जाने के लिए, और मुझे अभी वुलोंग स्टारफील्ड को भी जाना है और आउटर रीजन वॉर्स में पार्टिसिपेट करना है। और बात है लू फेंग की, तो लू फेंग ने उन सारे बंदों को जो कि एम्प्रेस थे उन सब के बारे में जानता था कि वो उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे उसके बारे में बहुत सारी बातें करता है जिसको मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे मैं दिखा देता 5 एम्पर को, यहाँ पे लू फेंग आ चुका होता है और वहाँ पे वो कह देता कि मैं आउटर रीजन पे जाने वाला हूँ। यहाँ पे वो सभी भी लू फेंग को रिमाइंड करते हैं कि आपको केयरफुल रहना होगा, यहाँ पे आपको फॉल आउट नहीं होना पड़ेगा। फिर में सीन चेंज कर कैंग बर्ड स्टार को दिखाया जाता है, जो कि 8 ग्रेट लॉजिस्टिक बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी होता है, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट भी होता है यूनिवर्स आर्मी के लिए, जहाँ पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ आर्मी जो कि आउटर रीजन्स के लिए जाते हैं वहाँ पे भेजने के लिए होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन होता है। अब लू फेंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि ये कैंगलिन बर्ड स्टार की जगह है। कैंग बर्ड स्टार की डायमीटर 1.028 मिलियन किलोमीटर होती है, जो कि असल में एक मैनमेड प्लैनेट होता है और ये फोर्ट्रेस होता है। तभी वहाँ बवाता कंट्रोल रूम में होती है और कहती है कि लू फेंग हमने कैंग बर्ड स्टार से सिग्नल को रिसीव कर लिया है, यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है, हमें उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। तो लू फेंग भी हामी बढ़ता है, जिसके बाद लू फेंग अपनी यूनिमो प्लांट शिप के कैंगलिन बर्ड स्टार की ओर निकल जाता है और लैंडिंग पॉइंट्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सिल्वर आर्मर वहाँ पे खड़ा होकर उसको देख रहा था, शॉक हो जाता है और कहता है वाओ यहाँ पे असल में एक ग्रेट शिप है जो कि कंप्लीटली हाइब्रिड कॉपर एसेंस से कवर अप। ये शिप होना भी हो तो यहाँ पे फ्यू मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर है, और ये लू फेंग की शिप होती है। लू फेंग वहाँ पे आता है, अपने शिप को वर्ल्डिंग में रख लेता है और वहाँ पे वो आर्मर मैन इस्तेमाल करता है, कहते हैं आप कैसे हैं, मैं यहाँ का वर्कर हूँ। अब यहाँ पे वो शॉक हो जाता है, वो देखता है कि सेक्टर आर्ट का बंदा है जो कि अपने लॉ से रिकॉग्नाइज है, और हमें जैसा पता है कि कोई भी सेक्टर आर्ट का बंदा जब अपने लॉ को रिकॉग्नाइज करता है तो उसके माथे पे के बीच में एक लॉ रिकॉग्नाइजेशन का मार्क आ जाता है, और ये बताता है कि ये बंदे का बहुत ही ह्यूज बैकग्राउंड है और कोई भी सेक्टर आर्ट का बंदा इतनी आसानी से तो लॉ रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर सकता है। अब लू फेंग उसकी तरफ देखता है, जिसका हेड एक जेली फिश की तरह होता है जो कि कंप्लीटली ट्रांसलूसेंट होता है। लू फेंग पूछता है कि मैं यहाँ पे आउटर रीजन वॉर में जाने के लिए आया हूँ, मुझे कहाँ से जाना होगा।
तो यहाँ पे एक आदमी एक सामने की ओर इशारा करते कहता है कि यहाँ पे सारी यूनिवर्स आर्मी गैदर होते हैं और यहाँ पे सबको एक ही स्पॉट पे जाना होता है। वहाँ पे वो 3000 किलोमीटर लंबे की तरह इशारा करता है, जिसके बाद लू फेंग कहता है थैंक्स, और लू फेंग उसकी तरफ बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस 100 किलोमीटर जितनी होती है और उसमें बेरली 10,000 पीपल को रखा जा सकता है। और वहीं पे एक इंचेंटिंग लेडी होती है जो कि वर्कर होती है, वो कहते हैं कि आप कैसे हैं, आप यहाँ पे जाइए ताकि रेस्ट कर सके। तो लू फेंग पूछता है कि आखिर हम लोग वार में कब जाने वाले हैं। तो यहाँ पे लेडी स्माइल करते हुए कहती है कि यहाँ पे पहले रूल है कि हमें सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को हिट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सेक्टर लॉर्ड, तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग आ चुके हैं और जो कि 12 दिनों से वेट कर रहे हैं और ये सभी वहाँ पे जाने वाले हैं, इसलिए तुम ज़्यादा चिंता मत करो, यहाँ पे बहुत ही जल्दी ये अपने नंबर को फिल कर लेगी। तो लू फेंग भी हमें बढ़ता है और यहाँ पे बताया जाता है कि लू फेंग वहाँ कैजुअली वेट करता है। अब यहाँ पे मैं सीन चेंज कर कई सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे को दिखाया जाता है जो कहते हैं तुम कैसे हो, क्या दूसरा यहाँ पे आ गया, और सभी लोग बात कर रहे होते हैं। अब लू फेंग क्यूरियोसिटी होके उन सभी सेक्टर पानिकल बंदों की ओर देखता है और उनके माथे पे भी दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने लॉ से रिकॉग्नाइज्ड हो चुके हैं और ये सभी उन 10,000 पीपल के लोग में से थे जो वहाँ पे जाने वाले थे। अब यहाँ पे कुछ ही यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल के थे, अब यहाँ पे कुछ ही सेक्टर लॉर्ड और यूनिवर्सल लेवल थे, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे डोमेन लॉर्ड्स के बंदे थे। लू फेंग सेक्टर लॉर्ड लेवल में आने वाला था और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वही बंदे लू फेंग से पूछते, तो लू फेंग कहता है मैं अकेला आया हूँ। तो वो बंदे कहते हैं कि एक पर्सन कैंगलैंड बर्ड स्टार में अकेला आया है, ये बहुत ही मुश्किल से देखा जा रहा है, और वो सब बैठ के वाइन पीने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है वर्ल्ड एनर्जी कंट्रोल को, जहाँ पे उसी का यूज करके वो तीनों ड्रिंक कर रहे होते। लू फेंग भी वहाँ वाइन पीने लगता है और वो कहता है कि हाँ ये फाइन है। यहाँ पे एक वुल्फमैन होता है जो कहता है कि मेरा नाम क्लाउज है और मेरा छोटा भाई है जिसका नाम बैडी है। अब स्किन वुल्फमैन लू फेंग की तरफ देखता है, वो भी हाय कहता है। लू फेंग कहता है हाय और वो अपना नाम कुछ और नहीं मैडमैन बताता है। अब वो दोनों बंदे लू फेंग के निकनेम को देखते और कहते हैं मैडमैन। देखा जाए ये निकनेम बहुत ही कॉमन है, यहाँ पे आर्मी लोग अपने असली रियल आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते, इसलिए यहाँ पे सब लोग अपने निकनेम्स को रखते हैं। और 100 में से एक बंदा ऐसा होता है जो कि अपने नाम को मैडमैन रखता है और लू फेंग जानता था कि उसे अपने ट्रू नेम को रिवील नहीं करना है। अब यहाँ पे एक और वुल्फमैन होता है जो वहाँ पे देखता और कहता है कि एक और सेक्टर लॉर्ड का बंदा यहाँ पे आया। लू फेंग देखता है तो वहाँ पे एक और सेक्टर का बंदा होता है। यहाँ पे वो बैडी कहता है कि यहाँ पे टोटल ऑलरेडी 96 सेक्टर लॉर्ड के बंदे हो गए हैं और यहाँ से हम लोग बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं। अब यहाँ पे लू फेंग बहुत ही क्लियर था कि एक डिस्पल जो कि प्राइमर को सिटी लीडर का होता है, यहाँ पे कई सारे वॉरियर्स होंगे जो कि उससे बहुत ज्यादा नफरत करेंगे, उसको मारना चाहेंगे, इसलिए लू फेंग ने अपने आइडेंटिटी को छुपाया हुआ था। अब यहाँ पे जब टोटल 100 आ जाएंगे सेक्टर लॉर्ड के बंदे तो वो लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और सब लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग एक दिन के लिए वेट करता है और फाइनली वहां पे 100 सेक्टर लॉर्ड के बंदे आ जाते हैं। वहां पे हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कहता है कि यूनिवर्सल लेवल सब जमा हो जाओ, डोमेन लॉर्ड्स के बंदे सब जमा हो जाओ, सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे सब जमा हो जाओ, यहाँ पे तुम सबके जाने की बारी हो चुकी है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में और देखते हैं कि लू फेंग का सफर कैसा होने वाला है, लू फेंग किस हद तक सर्वाइव कर पाता है, लू फेंग की पावर किस हद तक बढ़ने वाली है, लू फेंग का सामना कैसे कैसे एनिमी से होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।